आज हम बात करेंगे देश में जिस तरह से विकास के कार्य हो रहे हैं उसमें जो आदिवासियों का विस्थापन हो रहा है उसमें सरकार और आदिवासियों के बीच जो दूरियां बढ़ती जा रही हैं और उसको लेकर कि आखिर क्यों कोई भी परियोजना बनती है तो उसमें आदिवासी ही विस्थापित होते हैं और विस्थापित आदिवासियों को सरकार क्यों संतुष्ट नहीं कर पाती। दरअसल आज बात बस्तर की नहीं, छत्तीसगढ़ की नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की होगी। मध्य प्रदेश में एक परियोजना है, उस परियोजना को लेकर जो एक बड़ा आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन की बातचीत होगी। दरअसल देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और बुंदेलखंड को पानी देने का वादा। लेकिन आज उसी परियोजना के खिलाफ आदिवासी महिलाएं गले में फांसी का फंदा डालकर सत्याग्रह कर रही हैं। कुछ महीने पहले यही लोग नदी में चिता बनाकर लेट गए थे, फिर मिट्टी सत्याग्रह हुआ, अब आमरण अनशन और फांसी का सत्याग्रह चल रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस परियोजना को सरकार ऐतिहासिक बता रही है उसी के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए? क्या सरकार गलत है या आंदोलनकारी गलत हैं या सच इन दोनों के बीच कहीं छिपा है? आज बस्तर टॉकीज़ में हम बिना किसी राजनीतिक चश्मे के केवल तथ्यों के आधार पर पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, तो उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल हम बातचीत कर रहे हैं केन बेतवा परियोजना की। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि आखिर ये केन बेतवा परियोजना है क्या, जिसको लेकर एक बड़ा आंदोलन आदिवासियों के द्वारा किया जा रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि ये परियोजना आखिर है क्या। भारत में लंबे समय से एक योजना रही कि जिन नदियों में अतिरिक्त पानी है वहाँ से पानी उन इलाकों तक पहुँचाया जाए जहाँ हर साल सूखा पड़ता है। इसी सोच के तहत बनी है ये केन बेतवा लिंक परियोजना। इस परियोजना में मध्य प्रदेश की केन नदी पर दौघन बांध बनाया जा रहा है। इसके बाद लगभग 221 किलोमीटर लंबी नहर के माध्यम से पानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित बेतवा नदी तक पहुंचाया जाएगा। सरकार का दावा है कि इसमें लाखों किसानों को सिंचाई मिलेगी, करोड़ों लीटर पेयजल उपलब्ध होगा, बुंदेलखंड की वर्षों पुरानी जल समस्या कम होगी, रोजगार और कृषि उत्पादन बढ़ेगा। यानी सरकार इसे केवल एक बांध नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने वाली परियोजना बता रही है। लेकिन अगर इतनी अच्छी योजना है तो फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है? अब सवाल तो उठता है, यदि परियोजना इतनी लाभकारी है तो विरोध हो क्यों रहा है? यहीं से कहानी बदल जाती है। दरअसल दौघन बांध बनने से कई गांव आंशिक या पूरी तरह प्रभावित होंगे। अब ग्रामीणों का कहना है कि हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन विकास हमारे घर को उजाड़ कर ही क्यों होगा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि हजारों परिवारों का सही सर्वे नहीं हुआ है, कई पात्र परिवार पुनर्वास सूची से बाहर हैं, मुआवजा पर्याप्त नहीं है, ज़मीन के बदले ज़मीन नहीं मिल रही, गांव के बदले गांव बसाने की मांग पूरी नहीं हुई, कई लोगों को बिना पूरी प्रक्रिया के हटाने का दबाव बनाया जा रहा है। प्रदर्शन का तरीका भी एकदम अलग है। पहले नदी में चिता बनाकर लेटा गया, फिर मिट्टी सत्याग्रह की और अब गले में फांसी का फंदा डालकर विरोध किया जा रहा है। और आंदोलन का नेतृत्व कर रहे कुछ लोग आमरण अनशन पर भी बैठ गए हैं। अब यहाँ गांव वाले क्या कह रहे हैं वो भी आप सुन लीजिए, क्योंकि उनकी बात सुनना बहुत ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सरोज प्रजापति है। हम कुंवरपुर से आए, पन्ना जिला से। हमारे घर का पैसा नहीं आया है, हमारा घर गिरा दिया गया है। न हमारे जौन पुरुष हैं उनका नहीं आया, न हमारा आया है। आप इस छोटे से बच्चे को लेकर कब से यहाँ हो? 12 दिन हो गए। क्या करे, अब शासन मजबूर किए हैं, सब लिए डरे हैं। कब तक आंदोलन करोगी? जब तक न्याय नहीं मिलेगा संघर्ष हमारा जारी रहेगा। भाई साहब के साथ रहेंगे, भाई साहब जहाँ जाएंगे हमको न्याय दो तो हम चले जाएं। इसके पहले जब बांध पे आंदोलन हो रहा था तब थे आप? हाँ थे। तब भी थे? हाँ। फिर शासन ने आश्वासन दिया था, क्या हुआ उस आश्वासन का? पहले आश्वासन दे दिए थे कि हम लोग दे देंगे, फिर बाद में नहीं दिए, तो फिर हमको मजबूरी में फिर आंदोलन चालू करना पड़ा। ठीक। क्या नाम है आपका? महेश बंसगार। महेश, कहाँ से आए हो? कुंवरपुर, पन्ना जिले। क्या मांगे हैं, क्या आंदोलन कर रहे हो? आंदोलन ये चल रहा है कि जैसे पैकेज राशि है महिलाओं को भी दी जाए, और ये अभी 12:30 हो गया है। ये आंदोलन किया हमने इसलिए 12:30 हो गया है। और ज़मीनें भी हमें दी जाए 3-3 एकड़, और जो ज़मीनें गई हैं हमारी उसका भी मुआवजा पाया गया है। कितनी ज़मीन गई आपकी? 12 बीघा। 12 बीघा। 12 बीघा का कितना मुआवजा मिला? 17 लाख।
वैसे कितना मिलना चाहिए आपके हिसाब से? अब हमारे हिसाब से क्या है, अब जमीनें इतनी हो गई कि प्लॉट ही आ रहा है 30 बाई 50 का आ रहा है, कम से कम 7-8 लाख का आ रहा है। तो क्या होगा बताइए, प्लॉट ही इतने का पड़ रहा घर है। में कितने लोग हैं आपके? घर में कोई नहीं है, मैं हूँ। माता जी अभी ये जनवरी 26 को खत्म हो गई थी, 17 जनवरी को, तो उनका भी कहते वोट लेट से नाम काट दिया गया है। अच्छा, हाँ, उनका डालना था, फाइल आइल जमा थी उनकी, लेकिन पैसा नहीं डाला गया उनका। अब ये आंदोलन कब तक करोगे? यह आंदोलन जब तक रहेगा, जब तक हमारी मांगे ना हो जाए पूरी, और यहीं का आंदोलन करते करते जहाँ मर जाए, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। ठीक है। क्या नाम है अम्मा? समत रानी। काय प्रदर्शन कर रही, क्या मांगे हैं? जो 4 मांगे वे के कहते बेचारे हमारी जमीन छीन लिए है, जमीन के बलदे जमीन चाहिए, मकान के बलदे मकान चाहिए, जंगल के बलदे जंगल चाहिए, नदी के बलदे नदी चाहिए, जो हमारे दो घर को रहेगा है वो चाहिए। हमारे पति का वोटर नहीं आया है, हमारे बच्चा का वोटर नहीं आया है, और हमारा आधा पैसा दिया है, आधा सरकार ने दूसरे व्यक्ति को दे दिया है। महीप सिंह की जगह को दे दिया है, 6 आदमी बैठ दिए हैं बाहरी, वो पैसा महीप सिंह को चलेगा उनके खाता में। कितने रुपया मिले अभी तक? अब कहा हमें 14 तो दया ही है। कितने? 14 लाख। कितनी जमीन की? 4.5 एकड़ की। 22.5 चाहने थे हमको। अच्छा, हाँ, अब कब लो बैठने थे? जब लो हमारी मांगे पूरी ना हुए, जब लो डबरे रहेंगे। तो सुना आपने, ये गांव वालों की बाइट है और जो इस सत्याग्रह में सम्मिलित हैं उन सभी लोगों की बाइट है। आप तस्वीरें भी लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से ये आमरण अनशन और अलग अलग तरीके के अनशन और जो सत्याग्रह या विरोध या प्रदर्शन वहाँ चल रहा है। दरअसल ये सारी चीज़ें मध्य प्रदेश के छतरपुर से आई हैं। वहाँ हमारे मित्र हैं, हमारे भाई रणधीर, उनसे हमने ये सारी चीज़ें व्यवस्था उनके माध्यम से की है, तो उन्होंने ये सारे ग्रामीणों की बाइट और सारी तस्वीरें हमें उपलब्ध कराई है। अब इस पूरे मामले पर सरकार क्या कह रही है? अब सरकार का पक्ष भी उतना ही ज़रूरी है क्योंकि उन्हें भी सुनना है। छतरपुर प्रशासन का कहना है कि आंदोलन में शामिल अधिकांश लोग सीधे केन बेतवा परियोजना से प्रभावित ही नहीं हैं। प्रशासन के अनुसार अगर उनकी बात मानी जाए तो ये लोग मुख्य रूप से मझगांव और रूनट सिंचाई परियोजना से जुड़े हैं और केन बेतवा जैसी पुनर्वास राशि की मांग कर रहे हैं। अब यहाँ सरकार का कहना है कि अप्रैल के आंदोलन के बाद दोबारा सर्वे कराया गया, लगभग 750 नए परिवारों को सूची में जोड़ा गया। राज्य सरकार ने अतिरिक्त राशि मंजूर कर पुनर्वास पैकेज भी बढ़ाया है। पात्र परिवारों को 12.5 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जा रही है। यही इस पूरे मामले को लेकर वहाँ के जो स्थानीय कलेक्टर हैं पार्थ जायसवाल, उनका कहना है कि प्रशासन लगातार बातचीत कर रहा है और कई मांगों का समाधान किया भी जा चुका है। क्या कहा कलेक्टर ने वो भी आप सुन लीजिए। ग्राम कुपी तहसील बिजावर में हमारे पन्ना जिले के कुछ लोग वहां पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन लोगों से हमारी निरंतर हमारी तहसील के कर्मचारियों के द्वारा, तहसील अधिकारी के द्वारा उनसे निरंतर बात चल रही है। उन लोगों से बातचीत करने पे ये पाया कि 90% से ज्यादा लोग पन्ना जिले के हैं और वो भी केन बेतवा परियोजना से प्रभावित न होकर रूंज और मझगांव जो परियोजना है उनसे प्रभावित गाँव के लोग हैं। मेरा उन सभी लोगों से अनुरोध यही है कि आपसे अपील है कि आप लोग अपने स्थानीय जिले में जाके अपने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क करें और उन्हें जो भी आपकी समस्याएं हैं उनके बारे में बताएं। ये जो प्रोटेस्ट किसी भी रूप से केन बेतवा परियोजना के प्रभावित गांव के निवासियों के द्वारा नहीं किया जा रहा है, तो अनावश्यक रूप से मेरा आप सब लोगों से ये अनुरोध रहेगा कि केन बेतवा परियोजना की छवि को धूमिल करने का प्रयास ना किया। सर, अमित भटनागर के खिलाफ इतने गंभीर अपराध दर्ज हैं, क्या उसे कोई डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली हुई जिसकी वजह से गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? जो भी उनके खिलाफ अपराध है पुलिस उसमें निरंतर अपनी कार्रवाई कर रही है। आगे भी कड़ी से कड़ी निगरानी रख के इस प्रकार के प्रोटेस्ट को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर ज्यादातर मुआवजा वितरित किया जा चुका है, उसके बावजूद भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि ये जो लोग हैं ये केन बेतवा परियोजना से प्रभावित ग्राम वाले लोग नहीं हैं, ये रूंज और मझगांव परियोजना से प्रभावित वाले लोग हैं। इसलिए केन बेतवा परियोजना का नाम मेरे हिसाब से किसी भी जगह उछालना या छवि को धूमिल करना सही नहीं है। रही बात अगर कोई कंप्लेंट है भ्रष्टाचार की या अगर नाम छूटने की, तो मेरा उन लोगों से यही अनुरोध है कि स्थानीय प्रशासन तहसील ऑफिस में, एसडीएम ऑफिस में जमा कराएं
अभी उसमें भी हम दस्तावेजों का परीक्षण करके लाभ देंगे। सर बीच नदी में काफी पर इस तरह से वो लोग आपकी प्रशासन की अपील के बावजूद भी अगर नहीं आते तो क्या कार्रवाई की जाए? अभी हम उनसे बारिश को ध्यान में रखते हुए सब लोग को समझाइश देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बारिश से बचाव को ध्यान में रखते हुए हमारी मेडिकल और होमगार्ड की टीम भी वहां पे तैनात करी जाएगी ताकि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो। पिछली बार जब आंदोलन खत्म करवाया गया था तो जो शर्त है प्रशासन के द्वारा या जो बातें प्रशासन के द्वारा कही गई थी उनमें से कितनी धरातल पर उतरती है? जैसे पिछली बार जब जो रूंज और मजगाएं परियोजना के ही लोग थे उनके द्वारा मांग करी गई थी कि केंग बेतवा के तर्ज पर उन्हें 12.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाए, तो ये बताना चाहूंगा कि कैबिनेट के द्वारा विगत हफ्ते में ही जो रूंज और मजगाएं परियोजना के प्रभावित लोग थे उनको पुनर्वास की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 12.5 लाख रुपए प्रति परिवार के तर्ज पर स्वीकृत कर दी गई है। यानी उनकी इस मांग का पूर्ति शासन के द्वारा करी जा चुकी है। तो सुना आपने, ये वहाँ के स्थानीय कलेक्टर हैं पार्थ जायसवाल, उन्होंने अपनी बात रखी, मतलब कि प्रशासन की बात रखी। अब इन पूरे मामले पर एक बड़ा सवाल है जो कि पर्यावरण से जुड़ा हुआ है कि इस परियोजना का जो महत्वपूर्ण पक्ष भी है, पर्यावरण को हर किसी को ध्यान पर रखना होगा। दरअसल पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि दौघन जो बांध है इसके बनने से जो पन्ना टाइगर रिजर्व का बड़ा हिस्सा प्रभावित होगा, बहुत बड़े इलाके के जंगल डूब जाएंगे, वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास प्रभावित होगा। वहीं कुछ विशेषज्ञों का सवाल है कि क्या भविष्य में केन नदी में वास्तव में इतना अतिरिक्त पानी रहेगा, खासकर जलवायु परिवर्तन के दौर में। वहीं सरकार का कहना है कि परियोजना को सभी आवश्यक पर्यावरणीय और वैधानिक मंजूरियों के बाद ही आगे बढ़ाया गया है और इससे क्षेत्रीय विकास होगा। ये तो पूरा मामला है और विवाद है। इस पूरे विवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो बात ये है कि विकास तो ज़रूरी है, लेकिन विकास का मतलब केवल सड़क, बांध और नहर नहीं होता। यदि कोई परिवार पीढ़ियों से जिस ज़मीन पर रह रहा है उसे छोड़ने के लिए मजबूर होता है तो उसके पुनर्वास की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है। दूसरी ओर यह भी सच है कि बुंदेलखंड दशकों से पानी के संकट से जूझ रहा है और लाखों लोगों को इस परियोजना से लाभ मिलने की उम्मीद भी है। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि परियोजना होना चाहिए या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि क्या विकास और न्याय दोनों साथ साथ चल सकते हैं। यदि सरकार का दावा सही है तो हर पात्र परिवार तक पुनर्वास का लाभ पूरी पारदर्शिता से पहुंचना चाहिए और यदि ग्रामीणों के आरोप सही हैं तो उनकी शिकायतों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एक लोकतंत्र में बड़े विकास कार्यों की सफलता केवल बांध बनने से नहीं मापी जा सकती, बल्कि इस बात से भी तय होती है कि सबसे कमज़ोर नागरिक के साथ न्याय कितना हुआ। इसी संतुलन के साथ इस मुद्दे को देखना और समझना बेहद ज़रूरी है। और एक आखिरी सवाल जो मेरे मन में बार बार आता है कि जब भी कोई बड़ी परियोजना बनती है या जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है जो विकास के नाम पर सरकार जिस पर अपनी पीठ थपथपाती है, तो ऐसी परियोजनाओं और ऐसी योजनाओं में हमेशा ग्रामीण, आदिवासी या निचला तबका ही क्यों प्रभावित होता है। क्यों कभी हम तक ये खबर नहीं आती कि एक बड़े परियोजना में किसी बहुत बड़े व्यापारी या उद्योगपति का घर चला गया, उसकी ज़मीन चली गई। हालांकि ऐसा भी है, इस पर भी बहुत सारे लोग अपनी राय देंगे कि बहुत बार बड़े लोगों की ज़मीनें भी परियोजना में जाती हैं, लेकिन अगर आप उस पर बहुत बारीकी से नज़र डालेंगे तो उस पर भी बहुत सारे छल नज़र आएंगे। दरअसल होता ये है कि जिस इलाके में कोई बड़ी परियोजना आनी होती है, जहां मुआवजा मिलने की बारी आती है, उस इलाके में बड़े बड़े उद्योगपति पहले ही गरीबों की ज़मीन खरीद लिया करते हैं औने पौने दामों में, और जब परियोजना के शुरू होने पर मुआवजा बंटने की बारी आती है तब उन अमीर लोगों को, उन उद्योगपति लोगों को बहुत बड़ी राशि मुआवजे के तौर पर मिलती है। दरअसल ये पीड़ित नहीं, या फिर वो पीड़ित नहीं होते, वो विस्थापित नहीं होते, वो व्यापारी होते हैं और इन सरकारी योजनाओं में भी उनका व्यापार फलता फूलता है। लेकिन जो गरीब है, जो किसान है, जो आदिवासी है, जो आंदोलन कर रहा है, जो चिता में लेट रहा है, जो फांसी पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो व्यापार नहीं कर रहा, बल्कि अपने अपने पुराने लोगों की वो ज़मीन जो उन्हें विरासत में मिली है उसे बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा है। मुझे लगा कि मध्य प्रदेश में ही सही आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के पक्ष को भी रखते हुए और आदिवासियों की बातों को रखते हुए एक सवाल ज़रूर छोड़ना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बस्तर से क्यों बात कर रहा हूँ। बस्तर से इस मुद्दे पर ये बात करना इसलिए भी ज़रूरी हो गई है क्योंकि आने वाले समय में बस्तर में भी बहुत सारी परियोजनाएं लगेंगी, बस्तर में भी बहुत सारे विस्थापन होंगे। तो आने वाले समय में बस्तर के आदिवासियों के साथ भी ऐसा ना हो,
इसलिए हर किसी के जहन में जानकारी होनी चाहिए कि सरकार जो बोलती है ज़मीन पर कितना करती है, वो भी आप देख लीजिए। अगर आपको लगे इस मुद्दे पर बातचीत करना सही था तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।